भले ही बाद में यह मालूम चले कि आप आत्मरक्षा में जो है बचाव में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? वो विनिवृत्त नहीं होगा, विकृत नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब आ जाइए, नीचे एक टिप्पणी दिया है, पढ़िए तो। धारा 79 तथ्य की भूल को स्वीकार करती है, विधि की भूल को नहीं। विधि की भूल किसी दायित्व से मुक्त नहीं करती, पर यह दंड आरोपित करने की अवधि की धारणा के लिए सुसंगत हो सकती है। इसका मतलब समझे आप? तथ्य की भूल को स्वीकार करती है, विधि की भूल क्या है? मतलब सर, यदि जो तथ्य की भूल है उसे ही स्वीकार किया जाएगा और विधि की भूल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और विधि की भूल के दायित्व से मतलब विधि जो है वो मुक्त नहीं करती, लेकिन तथ्य की भूल यदि हो जाता है तो उसे उसे छोड़ दिया जाएगा। विधि जो ही जन्म लेती है तो ही मान लिया जाता है कि संसार के हर व्यक्तियों को यह जानकारी हो। भले ही एक समुद्र में, खुले समुद्र में कोई व्यक्ति हो और उसके खिलाफ कोई विधि बन गई हो, तो वो ये नहीं कह सकता है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, हम खुले समुद्र में थे। भले ही एक भारतीय नागरिक हो, भले ही एक विदेशी नागरिक हो, यदि भारत के संविधान द्वारा, संसद द्वारा या विधानमंडल द्वारा आपका कोई विधि जनरेट होती है, कोई विधि बनाई जाती है, तो यह मानी जाएगी कि हर व्यक्ति वह विधि जानकारी हासिल रखता है, भले ही आप न रखते हो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि विधि की जानकारी साहब नहीं थी और इसके आधार पर उसको बचाव तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज तो मिल ही सकता है, जब उसे दंड दिया जाएगा तो जो 10 साल की सजा है, हो सकता है वो 8 साल में हो जाए, हो सकता है वो 7 साल में हो जाए, हो सकता है 6 साल में। वही चीज लिखा हुआ है, देखिए उसको समझिए क्या लिखा है। पर दंड आरोपित करने की अवधि की धारणा के लिए सुसंगत हो सकती है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? यह दंड आरोपित करने की अवधि जो पीरियड है, धारणा के लिए सुसंगत हो सकती है, ठीक है। अब आ जाए 84। मतलब उसको थोड़ा कम किया जा सकता है, जो आप समझाएं सर वही। 84 नहीं यार, अब ये तो 80 आना है, 84 हाँ, क्या बोल रहे हो? तुमको समझ में नहीं आया? नहीं सर, जो आप समझाएं वही बात इसमें एक लाइन में किया है, थोड़ा घुमा के लिखा। क्या घुमा के? बस इट मे बी रिलेवेंट टू क्या कि यह दंड आरोपित करने की अवधि की धारणा के लिए सुसंगत हो सकती है, मतलब जो आप समझाएं उसी बात को इसमें मतलब जोड़ा गया। हीरालाल मलिक बनाम राज। अब आ जाइए आप सीधे जो है 80, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से, विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में ही हो जाती है। कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना और दुर्भाग्य से, बिना आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना, विधिपूर्ण प्रकार से, विधिपूर्ण साधनों द्वारा, उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। काफी इम्पोर्टेंट है। 80 आता है हमेशा भाई। यदि दुर्घटना में कोई कार्य हो जाता है, दुर्घटना का मतलब होता है अनिश्चित, जिसकी कोई आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यदि कोई घटना हो जाती है और उस घटना के दौरान उचित सावधानी और सतर्कता बरती जाती है और ज्ञान के बिना और आपराधिक आशय के बिना हो जाती है, तो ऐसी दुर्घटना या दुर्भाग्य जो है क्या होगा? बचाव पैदा करेगा, लेकिन विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। अब देखिए एक दृष्टांत इसमें बहुत बढ़िया दिया है। एक लकड़हारा है, वो जंगल में जाता है लकड़ियां काटने। पास में ही एक व्यक्ति है, काफी दूरी पे है, वो पेड़ काटता है। अब देखिएगा, एक लकड़हारा है। लकड़हारा कौन है? जो उसको विधि ने लकड़ी काटने के लिए जो है, अरे नहीं,
नहीं काट रहा है, चलिए नहीं, देखिए इसमें जो लिखा है आपराधिक आशय के बिना विधि पूर्ण प्रकार से, गुरुजी मान लीजिए विधि हमें पूर्ण लकड़ी प्रकार से छील रहा है और कुल्हाड़ी का फल आपके ऊपर आ जाए, नहीं उस चीज से इससे रिलेटेड कीजिए ना, विधिपूर्ण प्रकार से। यानी विधिपूर्ण प्रकार का मतलब है कि वह जो काट रहा है वो कुल्हाड़ी से काट रहा है, विधिपूर्ण तरीके से काट रहा है, ठीक है। और कुल्हाड़ी से काट रहा है तो कुल्हाड़ी से ही तो पेड़ काटा जाता है जो लकड़हारा होता है। उचित सतर्कता और सावधानी के साथ, तो उचित सतर्कता के साथ काट रहा है। अगर अगल बगल में कोई बच्चे खेल रहे हों तो वहाँ यदि काटता, वो अगर फल निकल करके बच्चों को लग जाता तो वहाँ वो अपराधी हो जाता, क्योंकि उसे वो जानकारी है कि वहाँ बच्चे हैं, वहाँ लग सकती है। तो उचित सतर्कता और सावधानी बरते वहाँ पे, और साथ ही साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। तो लकड़ी काटना और अपने घर लेकर के आना ये विधिपूर्ण कार्य है। इसमें ऐसा कहीं कोई अपराध नहीं है कि भाई उसको मना किया जाता हो विधि द्वारा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हम? तो यदि कोई लकड़हारा पेड़ काटता है, पेड़ काटते हुए यदि उस कुल्हाड़ी का फल जो है निकल करके अगर किसी बगल में खड़े इंसान को लग जाता है जो दूरी पे है, तो ऐसी दशा में 80 उस व्यक्ति को प्रोटेक्ट करेगी। इसके लिए उसे कोई दंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन यदि बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे और उसने उचित सतर्कता और सावधानी नहीं बरती, कुल्हाड़ी से लकड़ियों को काटा, फल निकला, बच्चों को लगा, तो यहाँ पर उसे बचाव नहीं मिलेगा। क्लियर? अब आ जाइए 81 आ जाइए। कार्य जिससे अपहानिकारित होना संभव है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानिकारित होना संभव है। कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि वह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानिकारित होना संभव है। यानी मैं जान रहा हूँ कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ उससे क्या हो सकता है, अपहानि हो सकती है, कोई हानि हो सकती है। फिर आगे बढ़िए। यदि वह अपहानिकारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि मेरे कार्य से अपहानि हो सकती है, लेकिन आपराधिक आशय के बिना, जान रहा हूँ लेकिन आपराधिक आशय नहीं है, जान रहा हूँ और आपराधिक आशय नहीं है। फिर आगे बढ़िए। और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्तन करने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक की गई। यानी व्यक्ति या संपत्ति को या अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्तन करने के प्रयोजन से सद्भावनापूर्वक की गई। व्यक्ति को बचाने के लिए किया मैंने, संपत्ति को बचाने के लिए किया मैंने, या निवारण करने के लिए किया, या परिवर्तन करने के लिए किया, लेकिन ऐसा किया तो सद्भावनापूर्वक किया, बिना सद्भावनापूर्वक नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि मैं जानता हूँ कि मेरे कार्य से हानि हो सकती है, लेकिन आपराधिक आशय नहीं है। और ये मैं जानता हूँ मेरे कार्य से अपहानि हो सकती है, आपराधिक आशय नहीं है। किसी व्यक्ति को बचाने के लिए, संपत्ति को बचाने के लिए, उसके निवारण करने के लिए, उसका परिवर्तन करने के लिए मैं कर रहा हूँ, और वह भी मैं ऐसा सद्भावना पूर्वक कर रहा हूँ, तो इस दायरे में मैं किसी भी अपराध का दोषी नहीं। इसमें 2 दृष्टांत बड़ी सुंदर दिए गए हैं। पहला दृष्टांत ये है कि एक व्यक्ति है जो नाविक है, नाव चला रहा है और बिना किसी उपेक्षा और गलती के वो अपने आप को ऐसी स्थिति में प्राप्त पाता है कि यदि वह अपने आप को नहीं रोका तो वह सामने छोटी नाव जिसमें 12-15 लोग हैं उसको डुबो देगा, और यदि वह रोका और थोड़ा सा टर्न किया तो 2-3 लोगों की नाव है उसको डुबो सकता है। तो बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि के लिए जाएगा। हो सकता है छोटी हानि में उन लोगों को वो बचा भी दे। वो जानता है कि यहाँ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आपराधिक आशय के बिना नहीं कर रहा है। जान रहा है लेकिन आपराधिक आशय के बिना नहीं कर रहा है। वो निकलता है, संभवतः वो बच भी सकते हैं, नहीं भी बच सकते हैं,
यदि वो बच जाते हैं तो ठीक है, वो भला। यदि वो गड़बड़ा जाते हैं तो क्या होगा? कोई दंड नहीं, कोई दंड नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि हो जाती है तो अपराध नहीं है। जैसे यदि ट्रेन है, उसके सामने यदि कोई बस आ जाती है तो वह ट्रेन को यदि रोकता है तो पूरी ट्रेन में जितने यात्री हैं 1000 2000 वो घायल होंगे। यदि बस में सिर्फ 50 आदमी है, 100 आदमी है तो वो उसे मार भी देता है जानबूझ कर नहीं, बचाने के लिए। उसका मेन चीज होना चाहिए कि बचाना है। यस, भले ही लड़ जाए वो अलग विषय है, इंटेंशन उसका न हो तो वह अपराध नहीं है। इसी तरह से भरे नगर में आग को रोकने के लिए एक व्यक्ति घरों को गिरा देता है, मानव जीवन और संपत्ति को बचाने के आशय से। एक बोलिए, इसको दूसरा वाला जो है दृष्टांत बोलिए। वो एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए गिरोह को गिरा देता है और इस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति को बचाने के आशय से सद्भावना पूर्वक करता है। यहाँ यदि वो पाया जाता है कि निवारण की जाने वाली अपहानि इस प्रकृति की है, ऐसे आसन थी कि क का कार्य माफी योग्य हो तो उस अपराध का दोषी नहीं है। यानी यदि अग्निकांड बहुत बड़ा है और अग्निकांड को रोकने के लिए बिना आपराधिक आशय के, भले ही जानता हो कि भाई मकान गिराऊंगा तो नुकसान संपत्ति का होगा, लेकिन मानव जीवन को बचाने के लिए, संपत्तियों को बचाने के लिए कुछ घरों को गिरा डालता है तो क्या होता है? अपराध नहीं होता है। लेकिन यह कार्य सद्भावना पूर्वक बिना आपराधिक आशय के हो। इसी तरह 82 आ जाइए। यदि सर मान लीजिए इसमें कहा गया कि मकान को गिरा देता है, ये उस जगह की बात है जहाँ कई झोपड़ियाँ होती है एक साथ। नहीं, यदि उसमें किसी की मौत हो जाती है तो क्या, यदि वो सद्भावना पूर्वक भी करता है तो क्या उसे अपराधी माना जाएगा? देखिए, सद्भावना पूर्वक करेगा बिना आपराधिक आशय के तो बचाव मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आत्मरक्षा का सिद्धांत। इसी में एक है आपका आवश्यकता विधि को नहीं मानती, आवश्यकता या अनिवार्यता के प्रति रक्षा बचाव 81 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है। हालांकि डडले बनाम स्टीफन, वही में डडले वाला केस छूट रहा था, न्यायाधीश कॉलरी, जिसमें न्यायाधीश का भी पूछता है, केस भी पूछता है, जो बच्चे को मार के खा जाते हैं। इसी केस में है सर 81 में। आवश्यकता को बचाव नहीं माना गया। इसमें यह था कि 2 व्यक्ति थे, साथ में दोस्त थे, और वो जो है एक बच्चा भी था साथ। नहीं सॉरी, 2 व्यक्ति थे और नाव में वो छूट गए थे और वो पानी में जो है क्या कहते हैं, जो पुल वाली जो टब आती है उसी में बैठ गए थे। वो लगातार भूखे रहे। फिर वो अब क्या किए, सब एक दूसरे को मार के खाने लगे सब। तो उसमें ये हुआ कि उसने कहा कि भाई मार के खा लिए। तो कहा कि भाई मार के खा लिए। तो जब व्यक्ति को अपना जीवन बचाना सामान्यतः एक कर्तव्य माना गया, परंतु दूसरे के जीवन को जो है आप क्या कर सकते हैं, दूसरे के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, तो ये आपका परम कर्तव्य माना जाता है। यानी आपको यह कोई अधिकार नहीं है कि आप उस व्यक्ति को मार के खा लें। ठीक है ना?
जब अपनी मौत और दूसरे के मौत की को चुनना हो तो आदमी को स्वयं अपनी मौत को चुनना चाहिए, दूसरे की मौत को नहीं चुनना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? इसमें यह है कि यदि कोई व्यक्ति यदि मतलब ऐसी स्थिति है कि उसकी मतलब आर बनाम कर ले भूख के मारे में यदि उसकी मौत हो जाती है, 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति हैं, तो वह हमेशा अपनी मौत को चुनेगा, अपने मौत को चुनेगा, दूसरे की मौत को मार करके अपना पेट न भरे। यानी अपने को आदमी जो है क्या कहते हैं, इस कोटेशन को लिख लीजिए ना एक जगह, आर बनाम कर ले अपने जीवन को बचाना सामान्यतः एक कर्तव्य होता है, लेकिन किसी अन्य के लिए बलि वेदी पर चढ़ना परम कर्तव्य है। कोटेशन आत्मरक्षा का सिद्धांत। अपने लिए गुरु जी, अपने लिए इस बात में कहा गया है कि अपने जीवन को बचाना सामान्यतः एक कर्तव्य है। अपने जीवन को बचाना सामान्यतः एक कर्तव्य है, लेकिन इसको किसी अन्य के लिए बलि वेदी पर चढ़ाना परम कर्तव्य है। लेकिन किसी अन्य के लिए बलि वेदी पर चढ़ाना यानी अपनी कुर्बानी कर देना परम कर्तव्य है। समझ में आ रहा है? जी किस्वा उनका है सर। आर बनाम डडले एवं स्टीफन के बाद में डडले, स्टीफन एवं ब्रुक्स नामक 3 व्यक्ति और पार्कर नामक एक लड़का कि अपने ही बच्चे को नवजात शिशु को उसकी ही माँ से माँ को मतलब अपनी जान बचाने के लिए सिखाया जाती है, तो क्या उसे इसका मतलब लाभ मिलेगा? किसका लाभ कहाँ मिलेगा? जैसे हत्या के दोषी हो गए, कोई लाभ नहीं मिलेगा। उसमें क्या लिखा हुआ है कि अपने लिखा है आपको खत्म कर लीजिए, लेकिन आप अपने प्राण और दूसरे के प्राण को चुनना हो तो अपने प्राण को निछाड़ कर दीजिए, दूसरे के प्राण को बचाइए। इसमें यह ना ये तीनों ने बचाव में बात कहा कि बच्चा तो हम लोगों से पहले मर जाता और हम लोग भी बाद में मर जाते क्योंकि वो मुरझा गया था। नवजात शिशु है और यह खुद बीमार थी और यदि वो उसे नहीं मार के खाती थी, खुद मर जाती, उस स्थिति में भी इसका बचाव नहीं मिलेगा ना, किसी स्थिति में बचाव नहीं मिलेगा, किसी स्थिति में बचाव नहीं मिलेगा। मर जाए तो मर जाए, अपने जीने के लिए दूसरे को मार दोगे? आप कहीं एक नहीं। शब्द बोले हैं, क्या बोले हैं? पागल थी? नहीं सर, मतलब पागल नहीं थी, मतलब वो बीमार थी। बीमार पागल नहीं ना थी? पागल नहीं थी यदि वो चित्त विकृत रही है तो बच जाएगी। पागल रही है तो वहाँ दूसरा हो जाएगा बस। तो वो पागलपन में बचाव हो सकता है, लेकिन आवश्यकता आ में जाइए, बचाव 82 आ जाइए। ऐसे 7 वर्ष कम आयु के शिशु का कार्य कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। प्रायः इसे हम लोग अक्षम गुड़िया का सिद्धांत भी कहते हैं। 82 नोट कर लीजिए एक जगह। डायरेक्ट पूछता है अक्षम गुड़िया क्या होता है? डॉली इन कैपेक्स। डॉली इन कैपेक्स, अपराध करने में असक्षम, यानी 0 से लेकर के 7 वर्ष तक के बच्चों को पूर्ण रूप से आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त किया गया है। ये मान करके चला जाता है कि 0 से 7 वर्ष तक के बच्चों को कोई ज्ञान नहीं है, कोई परिपक्वता नहीं है कि वह कार्य की प्रकृति और परिणामों को जान सके। पूरी तरह से 0 से 7 वर्ष तक के बच्चों को उन्मुक्त कर दिया गया है। अगला पढ़िए। 83 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से
कम आयु के ऐसे शिशु की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। यानी वो पूर्ण उन्मुक्ति देती है, ये पूर्ण उन्मुक्ति नहीं देती है। यदि 7 वर्ष से 12 वर्ष तक का कोई बच्चा है, किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, तो ये देखा जाएगा क्या उसकी समझ इतनी थी, क्या वो परिपक्व था, क्या वो जो कर रहा है वो विधि के सर्वथा प्रतिकूल है, वह कार्य की प्रकृति को समझ रहा था, उसके परिणामों को जान रहा था। यदि ये सब चीज नहीं उपस्थित थी तभी उसे बचाव मिलेगा। यदि ये सारी चीजों में से कोई एक चीज उपस्थित है या सभी है तो उसे कोई बचाव नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है, पूर्ण दायित्व का, पूर्ण उन्मुक्ति का सिद्धांत 82 में है और सीमित उन्मुक्ति का सिद्धांत जो है 83 में। बात समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे यदि 7 वर्ष से का है, 7 वर्ष से कम आयु का है तो उसे कोई सजा नहीं होगी। यदि वो 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से मतलब कम में है तो उसे उसकी देखा जाएगा कि क्या हुआ, उसकी जो कार्य और प्रकृति की या मतलब वो समझ सकता है कि परिपक्वता थी कि नहीं, गलत है कि नहीं, वह जो कार्य कर रहा है वो सही था या गलत था, परिणामों को समझ नहीं सकता है। है। उसे कहता मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मार देखा जाएगा कि वो मार देता है। यदि है तो उसे सजा मिलेगी और यदि नहीं है तो उसे थोड़ा छूट मिलेगी। जैसे बच्चा है 8 वर्ष का, कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और गोली से मार देता है। तो जानता था कि मतलब गोली से आप मर सकते हैं, तो वहाँ उसको बचाव नहीं मिलेगा। वजह से वो 8 साल का है। अब आ जाइए 84। कौन से गुड़िया का सिद्धांत कहा गया इसे? पूछता है गुड़िया असक्षम वाला भी नोट कर लीजिए। असक्षम 83 में है सक्षम गुड़िया का सिद्धांत। असक्षम गुड़िया डॉली इन कैपेटेक्स 83 में सक्षम गुड़िया। हाँ, सक्षम गुड़िया 83 में सक्षम गुड़िया। ठीक। डॉली इन कैपेटेक्स कैपेक्स CAPAX। अब आ जाइए डॉली कैपेक्स होगा कैपेक्स। धारा 84 लिखिए, 84 बोलिए। विकृत व्यक्ति का कार्य कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है या जानने में असमर्थ है। यानी कोई बात अपराध नहीं है जो उसे करते समय चित्त विकृत के कारण, चित्त विकृत मतलब चित्त उसका विकृत है, जो चित्त है